देखिएगा, हम लगभग हरियाणा की 10 से 15 विधानसभाई सीटें कवर कर रहे हैं। तो इन्हीं में से एक पानीपत ग्रामीण सीट है। तो कांग्रेस से प्रत्याशी कहे या फिर आप टिकट के दावेदार बोल सकते हैं हम इनको। महिपाल सूबेदार जी इनका नाम है। पानीपत के एरिया के जितने भी लोग हैं बखूबी इनको जानते हैं, पहचानते हैं। तो इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। अभी जो चुनाव है, कैसे अभी तक जो इनका सफ़र है, कहाँ तक अपने आप को देख रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो मैं सबसे पहले यही सवाल करूँगा कि अभी तक जो पानीपत में, क्योंकि पानीपत ग्रामीण में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स नज़र आते हैं, तो आप अपनी टिकट का कैसे भरोसा जता पा रहे हैं कि आपको टिकट होगा, क्योंकि मेहनत आपको हम देख रहे हैं काफ़ी समय से आप काफ़ी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम दुआ सलाम। टिकट का तो कांग्रेस पार्टी ने देखना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने देखना है जी, किसको देना है। और अब की बार मेरे हिसाब से पार्टी जिताऊ चेहरे को उतारने की पूरी कोशिश प्रयास रहेगा और वो शीर्ष नेतृत्व ने देखना है जी, कि कौन जिताऊ है और कौन सीट निकाल सकता है। देखिए, दावे सभी करते हैं, सभी हमारे साथी हैं, दावेदार जितने भी साथी हैं, सभी हमारे माननीय सम्माननीय हैं। कुछ मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं जी, कुछ हमारे हम उम्र साथी हैं, जी, सभी दावेदार माननीय सम्माननीय हैं। जी, जी, जी। लेकिन टिकट का तो कांग्रेस पार्टी ने देखना है। तो आप जिताऊ बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कौन सा ऐसा चेहरा या कौन सा ऐसा नाम है जो आपको लगता है कि पानीपत ग्रामीण की जो सीट है जिताऊ हो सकती है? देखिए, पानीपत ग्रामीण जो है दो तरह का क्षेत्र है, 2 in 1 कह लीजिए। 41-42 गांव आते हैं, 70-75 कॉलोनियाँ आती। तो दोनों जगह से जो कंबाइन वोटों का समीकरण बैठ सकता है, जिसके ऊपर, जिस चेहरे के ऊपर, वही विनर होगा। ना तो खाली गांव से एक बात बनती है वोट लेने से, और ना खाली कॉलोनियों से बात बनेगी वोट लेने से। बाकी मेन फोकस जो रहेगा, जहां पार्टी की वोटें लोकसभा में भी कम रही हैं, वो कॉलोनियों में रही हैं। जी, तो पार्टी चाहेगी जी, कि कॉलोनियों से जो वोट कैसे निकल सकती है, और चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो या किसी और अन्य पार्टी का हो, सभी का फोकस कॉलोनियों के ऊपर है। बाकी पार्टी ने देखना है। बाकी हम भी यहाँ 38 साल से, सन 86 से मेरे पिताजी देशराज कॉलोनी भावना चौक पे रिहाइश की थी आकर के जी, और मेरे पिताजी भी 18 साल सक्रिय राजनीति में रहे हैं जी। अब 2 साल से मैं भी कांग्रेस पार्टी में मेहनत कर रहा हूँ। और यहाँ भावना चौक के, जैसे हमारा भावना चौक से बड़सत रोड है, भावना चौक से हमारा नूरवाड़ा 1.5 किलोमीटर है, बड़सत रोड से भावना चौक से बबैल रोड 1.5 किलोमीटर है जी। तो यहाँ कभी 80-90 हज़ार वोटों का हमारा ये गढ़ है जी। और बीजेपी का भी यही गढ़ है। हमारी ये मजबूती है कि हम कॉलोनियों से बिलोंग करते हैं और इसको ग्रामीण मेरी शान, जी, कॉलोनियाँ मेरी पहचान, जी, जी, ये स्लोगन मैंने दिया है। अच्छा, देखिएगा, मैं बात करूं बीजेपी की तरफ, एक तो महिपाल वहाँ पर है जी और दूसरी तरफ महिपाल यहाँ पर है। वहाँ पर महिपाल डांडा जी हैं, तो यहाँ पर महिपाल सूबेदार जी। जी जी। तो कैसे आप भरोसा जता पाएंगे लोगों पर कि वो महिपाल जो डांडा है उसको हराना है और कांग्रेस को महिपाल सूबेदार को जिताना है? यदि आपका अच्छे से टिकट हो जाता है, और कैसे भरोसा जता पाएंगे लोगों पर? देखिए, पीछे अब 2019 का चुनाव पीछे तो बाकी छोड़िए, 19 का चुनाव ले लीजिए जी, 19 के चुनाव में जेजेपी के कैंडिडेट को 46,000 समथिंग वोट आई थी जी, और बीजेपी के कैंडिडेट को, राणा साहब को, जो है करीब 66 के आसपास 67,000 वोट आई थी। तो बीजेपी की वोट गांव के अंदर तो 16,000 के आसपास थी और 50,000 के आसपास वोट बीजेपी को कॉलोनियों से मिली थी। विनर बीजेपी रही। जेजेपी कॉलोनियों से वोट नहीं ले पाई, गांव से वोट मिली लेकिन यहाँ से वोट नहीं ले पाई। उसका उल्टा हुआ, उसको गांव से नहीं मिली, उसको कॉलोनियों से मिली। उसको कॉलोनियों से मिली तो उसको गाँव को से नहीं मिली। तो
जितना मैं कॉलोनियों को जानता हूँ, मेरे पिताजी सूबेदार प्रताप जी ने लंबा संघर्ष कॉलोनियों के लिए किया, धरने प्रदर्शन किए हैं, एक बार तो अनशन भी किया था जब टैक्स ज़्यादा आ गए थे, हाउस टैक्स। उसके बाद मैंने भी जैसे 13 फरवरी को 2023 को राशन कार्ड कटे थे, फरवरी के अंदर लिस्ट आई थी नई, तो उसका मैंने प्रदर्शन किया था जी। हज़ारों की संख्या में आदमी आए थे, लेकिन बात नहीं बनी। फिर मैंने 31 मई, 1 जून और 2 जून का धरना दिया 4 मुद्दों को लेकर के। जैसे राशन कार्ड कटे उनको दोबारा जोड़ा जाए, सर्वे करवाया जाए, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के, डेवलपमेंट चार्ज शहर में जैसे 120 रुपये गज है, कॉलोनी में 324 रुपये गज है, इसको बराबर किया जाए। जो फैमिली आईडी के कारण पेंशनें कटी हैं, राशन कार्ड कटे हैं और कुछ कटा है जी, उसको दोबारा जोड़ा जाए। तो इस तरह के 4 मुद्दों को लेकर के मैंने धरना भी दिया था। 2 तारीख को हमारा प्रदर्शन भी हुआ था, फिर 2 जून को जी। फिर मैंने इस 12 फरवरी को फिर मैंने प्रदर्शन किया प्रॉपर्टी आईडी वगैरह 4 मुद्दों को लेकर के। तो लगातार मेरा भी संघर्ष कॉलोनियों के लिए जारी है। तो मैं समझता हूँ कॉलोनियों में मैं मंत्री जी को बढ़िया टक्कर दे सकता हूँ। टक्कर दे रहे हैं, ये जीत रहे हैं। देखिए, जीत हार तो देखनी है जनता ने। जी। मैं दावा करता हूँ कि जिस हिसाब से 19 में यहाँ से वोट ली थी मंत्री जी ने, जी, यहाँ से वो ले नहीं पाएंगे, नहीं ले पाएंगे इस बार। नहीं ले पाएंगे। मैं उनको जो है बढ़िया टक्कर दे सकता हूँ यहाँ, और जीत का मैं दावा करता हूँ जनता के भरोसे, कॉलोनी वालों के भरोसे। जी। तो मैं अगर आप कॉलोनियों के नाम गिनवाना शुरू करूँ अपनी काबड़ी रोड से, तो मैं सभी कॉलोनियों के नाम गिनता आ जाऊँगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी गिनाना शुरू करता हूँ। हर कॉलोनी का नाम जानता हूँ, हर कॉलोनी में कौन सा चौक वो जानता हूँ, हर कॉलोनी में कौन सा मंदिर वो जानता हूँ, किस कास्ट के, किस जाति के, किस धर्म के लोग कौन सी कॉलोनी में ज़्यादा संख्या है वो जानता हूँ। आप किसी भी कॉलोनी में बता दो भाई फलाने आदमी का घर कौन सी गली में है, मैं गली का नाम बता दूँगा उस गली में है। अच्छा, तो सुनिएगा, आप हर कुछ जानते हैं, कॉलोनियाँ जानते हैं, गली नंबर जानते हैं, कौन सी कास्ट के कितने वहाँ पर वोट हैं वो जानते हैं। तो क्या ये चैलेंज है महिपाल डांडा जी के लिए या फिर बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट होता है उसके लिए कि उन्हें शायद नहीं पता होगा? कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं कि आपको पता है, आप इतने अंदर रहते हैं, चाहे कॉलोनियाँ हो चाहे गाँव हो, लोगों में मिल के रहते हैं। देखो, मेरे पिताजी का भी ये नेचर रहा है, हर एक के दुख में सुख में हमेशा हो गए हैं, कॉलोनियों में है चाहे गांव के अंदर है, वही मेरा नेचर रहा है। और देखिए, मैं चैलेंज किसी को नहीं करता, चैलेंज करने वाला ऊपर वाला ये होता है, उसकी चाबी उसके हाथ में होती है। मैं कह दूँ मेरा ये है, मेरा ये है, और परमात्मा मेरे भाग्य में नहीं हो तो मैं कैसे हो। लेकिन मैं मेहनत पे विश्वास करता हूँ। जो मेहनत मेरे पिताजी ने कॉलोनियों के लिए की थी, जो मेहनत मैं कॉलोनियों के लिए कर रहा हूँ, लोगों के दुख में सुख में, चाहे गाँव में हो चाहे कॉलोनियों के अंदर हो, मैं लगातार संपर्क में हूँ। और जो हमारा स्कूलों का सर्कल है वो भी लंबा चौड़ा है, कॉलोनियों के अंदर है। हमारे 2 स्कूल हैं यहाँ, भावना चौक पर रिहाइश भी है और बदावराम कॉलोनी में स्कूल है, जिसे यहाँ देसरा कॉलोनी में है। हमारी फैक्ट्री जो बवैद रोड पे है। तो ये जो 80-90 हज़ार का वोटों का एरिया है, मैं 70% बाई नेम, बाई एड्रेस और बाई उनको लोगों को बाई फेस जानता हूँ। जी जी जी। तो ये जो है मेरे हिसाब से टक्कर देने के लिए और मजबूती रखने के लिए ये काफ़ी, इतना काफ़ी काफ़ी। अच्छा, तो चलिए हम बात करते हैं। देखिएगा, बीजेपी से महिपाल डांडा जी यहाँ पर रहे, तो क्या कमियाँ नज़र आई इसके जो विधायक जी रहे इसके शासनकाल में कि आपको लगा कि आपको खुद उतरना पड़ेगा, जनता की सेवा करना सही होगा? तो ऐसा क्या कुछ लगा कि आप खुद मैदान में अभी आना चाहते हैं? देखिए, मैं बताऊं, यहाँ 98% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। जी। कॉलोनियों में या गांव में? कॉलोनियों के अंदर। अच्छा। कॉलोनियों के अंदर, क्योंकि अपने परिवार छोड़ करके, गांव छोड़ करके यहाँ करके बसे हैं रोजी रोटी की तलाश में। और मेरे हिसाब से 98% लोग यहाँ किराए पे आकर के रहे हैं। स्टार्टिंग में साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे। तो फिर जब पेट पट्टी बांध कर यहाँ मेहनत करी तो छोटे छोटे प्लाट ले लिए, प्लाट लेकर छोटे छोटे रह रहे अपने मकान बना ली। तो वो 70 उनका उठ नहीं पाया। दिहाड़ी मजदूरी में थोड़ा आदमी अपने परिवार के लिए, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी फीस भरनी है, ब्याह शादी करने हैं, खर्चे हैं, बीमारी के हैं, भाई रिश्तेदारों के हैं। तो
यहाँ ये लेवल जो हमारे यहाँ कॉलोनियों का है, और वोट के लिए तो यहाँ आदमी कोशिश करता आने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बाद में कोई देखता नहीं। ये बड़ा दुख है। और इसी के उसमें मेरे पिताजी ने संघर्ष किया था, लेकिन हम पार्टी के सदा वफादार रहे। चाहे 2009 की बात हो, मेरे पिताजी ने दावेदार थे, चाहे 14 की बात हो, चाहे 19 की बात हो, जिस भी पार्टी में हम थे, हम पार्टी को वफादार रहे। कभी गद्दारी पार्टी किसी पार्टी से नहीं करी। तो ये दर्द देखते हुए कॉलोनी वासियों का, इसलिए हम फील्ड में आए थे। चलो भाग्य होता है हर चीज़ का। आप कहते हो भाई आप ऐसा वो दावा करते हो, मैं दावा नहीं करता, परमात्मा बड़ी चीज़ है। तो वो किसके भाग्यों क्या देता है वो है। लेकिन यहाँ ये गरीबी का जो सिस्टम है लोगों का है, इनका दुख लोग देखते नहीं बाद में। तो चाहते हैं आप कि उनकी मदद की जाए कैसे न कैसे तरीके से, उनको वहाँ से एक जो आप गरीबी का बता रहे हैं कि उनका लेवल अच्छा सा की जाए, चाहे काम का हो, चाहे रोज़गार का हो, चाहे उनके टूटे हुए मकान हो। देखिए लेवल तो मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि कोई आदमी अपने घर से वो नहीं करता। लेकिन जितनी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो 2.5 लाख के कच्चे मकान की हो, चाहे वो कन्यादान योजना हो, चाहे बेरोजगारों को लोन की बात हो सब्सिडी के ऊपर, और भी अन्य योजनाएं जो हैं, राशन कार्ड की है, पीड़े कार्ड की है, जितनी योजनाएं यहाँ फ़ायदा होता है वो मैं हर एक को प्रोवाइड कराने की पूरा भरसक प्रयास करूँगा। मैंने, मेरे पिताजी ने कभी भी किसी से एक चवन्नी एक पैसा कभी लालच नहीं किया। मेरा वही नेचर रहा है। चाहे स्कूल में भी हो, आप पूछ सकते हैं वहाँ पड़ोस में जा कर के, मैंने किसी बच्चे का नाम नहीं काटा फीस के लिए आज तक। पल तो राजनीति में नहीं थे हम, शुक्रिया जी। तो उनका दर्द अंदर है गरीब आदमी का, उनके लिए कुछ कर पाएँ, इसीलिए राजनीति में जी। तो देखिएगा, मैं अभी एक सवाल और पूछ लेता हूँ, थोड़ा विधानसभा से हट के, कि पसंदीदा, पूरे वर्ल्ड की बात कर लेता हूँ या पूरे भारत की, कि पसंदीदा आपका राजनेता कौन है, आप जिसको पसंद करते हैं? दीपेंद्र हुड्डा जी। राहुल जी भी नहीं? नहीं, राहुल जी हैं, लेकिन उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी इसलिए हैं कि वो मेरे घर पे आकर के और मेरे को ज्वाइनिंग करवाई थी। अच्छा। और उनके विचारों से, उनकी सरलता से, और जो इतने मिलनसार हैं, वो लोगों से इस तरह मिलते हैं, मुझसे बड़ा प्रभावित हूँ दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा जी से। राहुल जी हमारे लीडर हैं, बढ़िया हैं, मेहनत की है राहुल जी ने, पार्टी को उठाया है, इतनी लंबी यात्राएं की हैं, तो लीडर हमारे बढ़िया हैं। लेकिन जो आपने मन की बात पूछी है उस हिसाब से मैं दीपेंद्र हुड्डा। हुड्डा। तो बातचीत की और जानने की कोशिश की कि अब की बार जो विधानसभा चुनाव में क्या कुछ अभी तक जो अपना लेवल है वो देख रहे हैं, और सीट पे भी बातचीत की कि किनका टिकट हो सकता है, या फिर समस्याएं की हम बात करें तो समस्याओं पे भी हमने बात की। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में। मैं अश्विनी कुमार, जय हिंद।